फेरिया और कांच का महल। एंजल फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में रहता था। एंजल के पापा दर्जी थे। एंजल भी अपने पापा के साथ कपड़े सिलना सीखता था। उसके पापा हर सुबह दुकान खोलने से पहले शहर के कुछ अमीर घरों में कपड़े पहुंचाने जाते थे। एंजल बेटा, अभी तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जल्दी चलो, हमें मिस्टर डंकन के घर कपड़े पहुंचाने हैं। एंजल को मिस्टर डंकन के घर जाना पसंद था। उसके दो कारण थे। एक तो ये कि मिस्टर डंकन के घर सुंदर कांच की बनी चीजें देखने को मिलती थी, क्योंकि मिस्टर डंकन शहर के सबसे बड़े कांच व्यापारी थे। दूसरा कारण ये था कि डंकन की बेटी फेरिया एंजल की दोस्त थी। उस दिन जब एंजल मिस्टर डंकन के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि टेबल पर एक बहुत सुंदर कांच का महल रखा हुआ है। एंजल उस कांच के महल को हाथ में उठाकर देखने लगा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, काश मैं इसे खरीद पाता। तभी अचानक कांच का महल एंजल के हाथ से फिसलकर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। डंकन क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने एंजल को जोरदार थप्पड़ लगाया। शैतान लड़के, तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या थी? निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उस शाम एंजल नदी किनारे अकेला और उदास बैठा था। मिस्टर डंकन अब हमारी दुकान से कपड़े नहीं सिलवाएंगे। मैं अब उनके घर नहीं जा पाऊंगा और फेरिया से भी नहीं मिल पाऊंगा। तभी फेरिया वहाँ आ गई। फेरिया के पास वही कांच का महल था। ये तो टूट चुका था, तुमने इसे कैसे जोड़ा? ये तुम्हारे लिए। मैंने इसे जोड़ा नहीं है। मैंने पापा से ऐसे 3 कांच के महल बनवाए थे। एक टूट चुका है, एक मेरे पास है और मैं एक तुम्हें दे रही हूँ। मेरे पापा कह रहे थे कि स्ट्रासबर्ग में काम अच्छा नहीं चल रहा है। अब तुम्हारे पिता ने भी हमसे कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। अब हम लोग लंदन जा रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरी निशानी के तौर पर ये कांच का महल हमेशा अपने पास रखना। एंजल अपने पापा के साथ लंदन चला गया और इस इंतजार में दिन काटने लगा कि वो कभी फेरिया से मिलेगा। उधर स्ट्रासबर्ग में एक दिन डंकन के कारखाने में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। मिस्टर डंकन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुनिया छोड़कर चले गए। फेरिया के शराबी चाचा मैक्सवेल ने तुरंत मौका देखकर मिस्टर डंकन की सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले ली। उसने फेरिया को पेरिस के किसी अनाथालय में भेज दिया और सब कुछ बेचकर घूमने फिरने निकल गया। फेरिया अनाथालय में बड़ी होने लगी। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बन गई। अनाथालय की मालकिन लीजा का भाई बेगन एक दिन लीजा से मिलने आया तो उसकी नजर फेरिया पर पड़ गई। लीजा, मैं उस लड़की से शादी करना चाहूँगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम फेरिया है। पर भाई, तुम्हारी उम्र तो उससे बहुत ज्यादा है। तुम 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके हो। तो क्या हुआ, मेरा दिल तो अभी जवान है। तुम उस लड़की को मुझसे शादी के लिए मनाओ, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। लीजा ने फेरिया से जाकर कहा, सुन लड़की, मेरा भाई बेगिन तुझे पसंद करता है। तुझे उससे शादी करनी होगी। वो बहुत अमीर है, तुझे बहुत खुश रखेगा। नहीं, कभी नहीं। मैं उस बूढ़े इंसान से शादी नहीं करूंगी। तुझे करनी ही पड़ेगी। वैसे भी तुझे इससे अच्छा कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला। कल से मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। उधर लंदन में एंजल और उसके पिता काफी अमीर हो चुके थे। वे कपड़े सिलने के साथ कपड़े बेचने का व्यापार भी करने लगे थे। एंजल बेटा, लंदन में हमारा बिजनेस काफी फैल चुका है। अब हमें लंदन के बाहर अपना बिजनेस बढ़ाना होगा। तुम पेरिस जाओ और वहाँ पर एक शोरूम खोलो। एंजल पेरिस आ गया और उसने वहाँ कपड़ों का एक नया शोरूम खोल लिया। एंजल को नहीं पता था कि फेरिया पेरिस में ही है। कुछ दिनों बाद एंजल स्ट्रासबर्ग गया और उसने फेरिया को काफी ढूंढा, लेकिन फेरिया का कुछ भी पता नहीं लगा। आखिर में वो निराश होकर पेरिस लौट आया और अपने बिजनेस पर ही ध्यान देने लगा। एक दिन बेगन एंजल के शोरूम में कपड़ों का ऑर्डर देने पहुंचा। मुझे अपने और अपनी होने वाली पत्नी के लिए कपड़े सिलवाने हैं। सिल जाएंगे सर, आप अंदर जाकर सूट और लहंगे की डिजाइन पसंद कर लीजिए। जैसे जैसे शादी वाला दिन पास आ रहा था, फेरिया की रो रो कर बुरी हालत हुई जा रही थी। एंजल, तुम कहाँ हो? काश किसी तरह तुम मुझ तक पहुँच जाते। लीजा तो मुझे अनाथालय के बाहर भी कदम नहीं रखने देती। ए लड़की,
रोना धोना बंद कर। परसों तेरी शादी है। अगर तेरी आंखों में आंसू दिखे तो डंडे से तेरी पिटाई करूंगी। शादी के एक दिन पहले एंजल का नौकर फेरिया के पास शादी का लहंगा लेकर पहुंचा। नौकर ने फेरिया के कमरे में कांच का महल रखा हुआ देखा। बिल्कुल ऐसा ही महल मैंने अपने मालिक के कमरे में रखा हुआ देखा है। नौकर ने वापस लौटकर एंजल से कहा, सर, जैसे कांच का महल आपके पास है, ठीक वैसे ही मैंने अनाथालय में उस लड़की के पास देखा जिसे अभी मैं ड्रेस देकर आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? तुमने ऐसा ही कांच का महल अनाथालय में एक लड़की के पास देखा? क्या तुमने उस लड़की का नाम पूछा? नहीं सर, मैंने उसका नाम तो नहीं पूछा। एंजल तुरंत दौड़ता हुआ अनाथालय में पहुंचा। एंजल और फेरिया की आंखें एक दूसरे को देखते ही पहचान गईं। दोनों जब इतने साल बाद मिले तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एंजल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लीजा मेरी जबरदस्ती एक बूढ़े इंसान से शादी कराना चाहती है। चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंजल ने बेगन और लीजा की पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एंजल फेरिया को लेकर लंदन चला गया और दोनों शादी करके साथ रहने लगे। 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वेटलैंड नाम का एक देश था, जहां का राजा था जॉर्ज। जॉर्ज एक दयालु राजा था। उसके राज्य में प्रजा खुश थी और लोग समृद्ध थे। राजा का एक बेटा था, पाइपर। राजा अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए पाइपर जल्द ही वेटलैंड देश का उत्तराधिकारी बनने वाला था। पाइपर युवा, सुंदर, बुद्धिमान और अचूक निशानेबाज था। वेटलैंड के पड़ोसी राज्य एंथा का डरपोक राजा मैगन चाहता था कि उसकी बेटी लीजा की शादी पाइपर से हो जाए, इसलिए वो अक्सर किसी न किसी बहाने लीजा को पाइपर के पास भेज दिया करता था। लीजा, जरा हमारे राज्य के मीठे आम राजा जॉर्ज के दरबार में ले जाओ। इसी बहाने पाइपर से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। पाइपर को अपने वश में करके रखो। एक बार तुम्हारा उससे विवाह हो जाए, फिर हमारा राज्य खूंखार वुल्फ किंग से सुरक्षित है। चिंता न करें पिताजी, पाइपर पूरी तरह से मेरी सुंदरता के वश में है। वो दिया लेकर भी ढूंढने निकलेगा तो भी मुझ जैसी सुंदर राजकुमारी नहीं मिलेगी। लीजा आम लेकर राजा जॉर्ज के महल पहुंची। हाय पाइपर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ओहो आम, मुझे आम बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें आम खिलाए, अब बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ खिलाना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। क्या आज रात में यहीं रुक जाऊं? तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे? हाँ जरूर। राजा जॉर्ज के महल में एक दुर्लभ पेड़ पौधों का गार्डन था, जहाँ कहीं न मिलने वाली जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए थे। जब पाइपर लीजा के लिए खाना बना रहा था तो गार्डन में एक चोर घुस आया और कुछ पौधे चुराकर भागने लगा। कोई भी सिपाही चोर को पकड़ नहीं पाया। राजकुमार, इस समय आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमारे गार्डन में एक चोर घुस आया है। वो कुछ पौधे चुराकर जंगल में ऊंची पहाड़ी की ओर भागा है। कोई सिपाही उसे रोक नहीं पाया। पाइपर ने तुरंत तीर कमान उठाया और घोड़ा लेकर जंगल की ओर गया। पाइपर का तेज रफ्तार घोड़ा जल्द ही चोर के पास पहुंच गया। पाइपर ने 1 किलोमीटर की दूरी से तीर मारकर चोर को गिरा दिया। इतने सालों में आज तक कोई हमारे महल की सुरक्षा को भेद नहीं पाया। कौन हो तुम? अपना नकाब हटाओ। माफी चाहती हूँ राजकुमार, मेरा नाम पेरिस है। मैं पहाड़ी के उस पार रहती हूँ। मेरे पिता एक छोटी सी सियासत मार्चलैंड के राजा हैं और इस समय बीमार हैं। हमारे डॉक्टर ने बताया कि पिताजी एम्बिलिया नाम के एक पौधे से ठीक हो सकते हैं और वो पौधा सिर्फ आपके गार्डन में था। उसे ही चुराकर मैं भाग रही थी। लेकिन चुराकर क्यों? तुम हमारे पिताजी से मिल सकती थी, वो तुम्हारी मदद जरूर करते। मैं चोरी नहीं करना चाहती थी। मैंने मिलने का समय मांगा था, लेकिन
आपके मंत्री ने बताया कि इस समय आपके पिता राज्य से बाहर हैं और उनसे कोई भी बात करने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अपने पिताजी की तबीयत देखते हुए मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। पाइपर पेरिस की बहादुरी और सुंदरता देखकर हैरान था। उसने पेरिस की पीठ से तीर निकाला और खुद उसको उसकी रियासत तक छोड़ने गया। पेरिस और पाइपर में अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों अक्सर मिलते और ऊंची खड़ी पहाड़ी पर साथ साथ चढ़ने की कोशिश करते। ये एक बार फिर मैं तुमसे पहले चढ़ गई। हर बार तुम ही जीतती हो। तुम खड़ी चट्टान पर इतनी तेजी से कैसे चढ़ जाती हो? मेरा बचपन पहाड़ियों के बीच ही बीता है, इसलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ने का मुझे अभ्यास है। लीजा जब पाइपर और पेरिस को साथ साथ घूमते, हंसते और बातें करते देखती तो उसके बदन में आग लग जाती। एक दिन लीजा के पिता ने लीजा से कहा, बेटी, मुझे लग रहा है कि राजकुमार पाइपर तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। राजकुमार को उस गरीब पेरिस से प्रेम हो गया है। तुम जल्दी से कुछ करो ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। आप चिंता न करें पिताजी, पेरिस का वो हाल करूंगी कि राजकुमार उसे पहचान भी नहीं पाएगा। लीजा के राज्य में काला जादू करने वाली एक जादूगरनी हैडन रहती थी। कहो राजकुमारी, आज मुझे क्यों याद किया? क्या तुम एक जवान और खूबसूरत इंसान को बूढ़ा बना सकती हो? क्यों नहीं, पर रकम थोड़ी ज्यादा लगेगी। उसकी चिंता मत करो, तुम जितना मांगोगी उतना मिलेगा। जादूगरनी ने लीजा को एक आम दिया। इस आम को किसी तरह उस व्यक्ति को खिलाना होगा जिसे आप बूढ़ा बनाना चाहती हैं। खाने के 6 घंटे बाद ये अपना असर दिखाएगा। पेरिस हर रोज सुबह उठकर फलों का नाश्ता करती थी। लीजा ने रात में वो आम पेरिस के फलों की टोकरी में रखवा दिया। सुबह उठते ही पेरिस ने रोजाना की तरह आम सहित टोकरी के सारे फल खा लिए और 6 घंटे बाद उसका शरीर किसी 80 साल के इंसान की तरह बूढ़ा हो गया। पेरिस शीशे में देखकर खुद को भी पहचान नहीं पाई। वो दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची, लेकिन उसके पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर पेरिस राजकुमार पाइपर के पास पहुंची, लेकिन पाइपर ने भी पेरिस को बिल्कुल नहीं पहचाना। मैं पेरिस हूँ पाइपर, मुझे पहचानो। पता नहीं कैसे मेरा शरीर अचानक से इतना बूढ़ा हो गया। क्या बकवास कर रही हो बूढ़ी अम्मा? पेरिस इतनी जवान और खूबसूरत है। तुम जरा अपनी उम्र तो देखो। पेरिस को किसी ने नहीं पहचाना। निराश पेरिस जंगल में जाकर अकेली रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। पाइपर ने जवान पेरिस का बहुत इंतजार किया, लेकिन पेरिस नहीं लौटी। पाइपर के ऊपर विवाह करने और उत्तराधिकारी बनने का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पाइपर ने लीजा से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन पाइपर और लीजा की शादी के एक दिन पहले वेटलैंड पर वुल्फ किंग का हमला हो गया। वुल्फ किंग अपने सिपाहियों के साथ भेड़ियों को भी लेकर आता था। पाइपर एक ही बार में तीर कमान से वुल्फ किंग को मार गिरा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे वुल्फ किंग कहीं दिख नहीं रहा था। पाइपर वुल्फ किंग के ऊपर निशाना साधने के लिए किसी ऊंची जगह की तलाश में था। तब उसे जंगल पार की ऊंची पहाड़ी याद आई। पाइपर जब जंगल से गुजर रहा था, तभी एक भेड़िया अचानक उसके सामने आ गया। पाइपर को तीर निकालने का भी मौका नहीं मिला और भेड़िए ने पाइपर के ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन किसी ने बीच में आकर तलवार से भेड़िए की गर्दन अलग कर दी। ये कोई और नहीं बल्कि बूढ़ी पेरिस थी। बूढ़ी अम्मा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको इनाम देता, पर फिलहाल मुझे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। पाइपर खड़ी चट्टान पर बार बार चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन चढ़ नहीं पाता। पेरिस ये सब देख रही थी। वो पाइपर से बोली, तुम अपना तीर कमान मुझे दो, मैं कोशिश करती हूँ। पेरिस ने पाइपर से तीर कमान लिया और वह तेजी से खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गई। वहाँ से उसे वुल्फ किंग दिखाई दे गया। एक ही तीर में बूढ़ी पेरिस ने वुल्फ किंग को मार गिराया। पाइपर ने जब बूढ़ी औरत को पहाड़ी पर इतनी तेजी से चढ़ते देखा तो उसे पेरिस की याद आ गई। इतनी तेजी से तो सिर्फ पेरिस ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ सकती थी। हो ना हो
ये पेरिस ही है। हाँ पाइपर, मैं पेरिस ही हूँ। किसी ने काले जादू से मुझे बूढ़ा कर दिया था। पाइपर ने अपने और अपने पड़ोसी राज्य के सभी जादूगरों को बुलाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि किसने पेरिस को बूढ़ा किया है। जादूगरनी हैडन ने जब नजरें चुराई तो पाइपर समझ गया कि यह हैडन का ही काम है। सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हें जलती आग में फेंक दिया जाएगा। हैडन ने सारा सच उगल दिया। लीजा और उसके पिताजी की पोल खुल गई। लीजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरे राज्य से और कभी वापस मत आना। हैडन ने अपने काले जादू का प्रभाव खत्म किया और पेरिस पहले जैसी जवान और खूबसूरत हो गई। पाइपर और पेरिस ने विवाह किया और दोनों राजी खुशी रहने लगे।